हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, जिस तरह के पिछले लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन के बारे में पढ़ा और उसको सीखा, तो आज उसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वैसे तो हमने बहुत सारे एप्लीकेशन उस डिफिनीशन में ही डिस्कस किए थे। गाइस, जिस तरह की हमें रिलेशन बताता है बेस यूनिट और डिराइव यूनिट, हमें रिलेशन बताता है बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी, इसी तरह बहुत सारे और भी बातें उधर हो गई थी। गाइस, ठीक है, इस लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डायमेंशंस के पढ़ने वाले हैं। गाइस, तो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, ठीक है, देखें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, उनको नेमली यानी कि उन एप्लीकेशंस का स्पेसिफिक नेम भी है और उनको उनमें से एक को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। गाइस, ठीक है, और एक को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये दो जो है ये डायमेंशन के एप्लीकेशन हैं। गाइस, ठीक है, अब हम डायमेंशनल एनालिसिस को देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस हमें क्या कहता है या हमें क्या देता है। ये dimensional analysis gives the possible formulas for some physical phenomena, for example time period of the simple pendulum, drag forces etc। गाइस देखें, ये वो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन का वो एप्लीकेशन है जो किसी फिजिकल फिनोमेना के, जिस तरह हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है। गाइस, ठीक है, उसका टाइम पीरियड अगर हमने मालूम करना हो तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे। गाइस, डायमेंशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। गाइस, ठीक है, अब देखें इसी पर एक एग्जांपल अब हम करते हैं। यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस वो एप्लीकेशन है डायमेंशन की जो किसी फिजिकल फार्मूला का हमें क्या देता है। गाइज, एक्सप्रेशन देता है, मैथमेटिकली फार्मूला देता है, इक्वेशन दे देता है। गाइज, ठीक है, देखें ये मैंने इधर लिखा है इफ टी यानी कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन मेस ऑफ द बॉब, अगर वो मेस ऑफ द बॉब पर डिपेंड करें गाइज लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और इसी डायमेंशन एनालिसिस वाले कंसेप्ट को यूज़ करके हम पढ़ने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को डिराइव करने वाले गाइस। ठीक है, अब देखें सिंपल पेंडुलम तो आप सब जानते होंगे गाइस, मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके बता देता हूँ। ये एक रिजिड सपोर्ट है गाइस हमारे पास, ठीक है, और इसके साथ हमने एक स्ट्रिंग लगाया हुआ है, ठीक है, और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे हमने एक बॉब को क्या किया हुआ है गाइस, ठीक है, अटैच किया हुआ है। और जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे इस बॉब को, तो ये क्या करेगा गाइस, ये इस तरह वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेगा अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। इस सिस्टम को हम कहते हैं, या इस ये जो हमारे पास कम्बिनेशन बन जाता है स्ट्रिंग का, बॉब का, रिजिड सपोर्ट का, इस शक्ल में, इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। इसके लिए हम टाइम पीरियड मालूम करने वाले हैं गाइस, ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं बॉब। ये हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गया गाइस, ठीक है, और ये अगर अर्थ पर है तो वहाँ पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कंसीडर करेंगे गाइस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर गाइस, एक ही टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है मेस ऑफ द बॉब के ऊपर गाइस, ठीक है। दूसरी बात ये है कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। तीसरी बात ये है कि ये टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड कर रहा है जी के ऊपर गाइस, ठीक है। अच्छा, अब हमें नहीं पता, यहाँ पर तो m की पावर हमने 1 ले लिया है गाइस, ठीक है, हमें नहीं पता कि m की पावर 1 पे डिपेंड करता है, 2 पे, 3 पे, -1 पे, -2 पे, -3 पे, तो उसको हमने a कहा, यानी कि a के बारे में हम नहीं जानते। इसी तरह इसकी पावर को हमने b कहा, यानी कि b के बारे में हम नहीं जानते, और इसी तरह c के कौन यानी कि g के कौन से पावर पे डिपेंड कर रहा है वो हम नहीं जानते गाइस, ठीक है। अच्छा, आप अगर इन इक्वेशंस को देखें या इन मैथमेटिकली सेंटेंस को देखें तो इनके लेफ्ट हैंड साइड में एक ही क्वांटिटी है गाइस, ठीक है, और वो क्या है, वो है टाइम पीरियड। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है मेस रेज़ टू द पावर a, एल रेज़ टू द पावर b और जी रेज़ टू द पावर सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है गाइस, ठीक है। तो अब ये मैथमेटिकली इक्वेशन बन गया, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आप हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इक्विलिटी का सिंबल लगाते हैं और साथ में एक कांस्टेंट लगाते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा m रेज़ टू द पावर a, एल रेज़ टू द पावर b और जी रेज़ टू द पावर सी। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1 गाइस, ठीक है। अब देखें गाइस, हम टाइम पीरियड के डायमेंशन जानते हैं, टाइम पीरियड के यानी कि टी के डायमेंशन हम जानते हैं, और वो क्या होते हैं गाइस, वो हमने बेसिक क्वांटिटीज़ में जिस तरह उसके लिए यूनिट फिक्स किया गया है उसी तरह इनके डायमेंशन भी फिक्स हैं। वो आपको पता है वो क्या है, वो कैपिटल टी इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ये टाइम के डायमेंशन है। अच्छा, इस टाइम के डायमेंशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ गाइस कि यहाँ पर मेस के डायमेंशन 0 है, लेंथ की डायमेंशन 0 है, और टाइम का जो डायमेंशन है वो 1 है। मैं टाइम के डायमेंशन इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि टाइम के डायमेंशन में मेस के डायमेंशन क्या है, 0 है, नहीं है, और एल के डायमेंशन क्या है, 0 है, नहीं है, और टाइम के डायमेंशन क्या है, हाँ 1 है। तो टाइम के डायमेंशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो क्यों ना मैं इक्वेशन 1 में
टाइम के डायमेंशन को लिख लूँ और वो इस तरह m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 0, t रेज़ टू पावर 1 गाइस, ठीक है, इज़ इक्वल टू। अब इस इक्वेशन में जो हमारे पास k है, इस कांस्टेंट को अब हम नहीं छेड़ेंगे। उसकी एक वजह है, वो मैं आपको लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में बताऊंगा। और यहाँ पर हम m की पावर a कंसीडर कर लेंगे, l की पावर क्या कंसीडर कर लेंगे, b, और g की पावर c गाइस, ठीक है। अब यहाँ से आगे कहानी स्टार्ट हो गई गाइस, ठीक है। अब देखें m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 0, t रेज़ टू पावर 1 इज़ इक्वल टू, ये मेस है ना, उसने कहा है मेस ऑफ द बॉब, और मेस ऑफ द बॉब के डायमेंशन हम जानते हैं कि वो कैपिटल M है और इसके ऊपर पावर क्या है, a है, और इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ये मेस के डायमेंशन आ गए इनटू l। एल हमें पता है लेंथ है, और लेंथ के डायमेंशन हमें फिक्स किए गए हैं, वो है कैपिटल एल, और इसकी पावर क्या है, बी है, तो बी लिख लेंगे गाइस, ठीक है। अब ये जी है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम होता है गाइस, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया लेंथ डिवाइड बाई टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम और टाइम, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लेंथ डिवाइड बाई टाइम स्क्वायर। ये पिछले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं गाइस, ठीक है। और एल के डायमेंशन क्या होते हैं, कैपिटल एल, ठीक है। और टी के डायमेंशन क्या होते हैं, यानी कि टाइम के, यानी कि सेकंड के, उसके होते हैं कैपिटल टी, और ऊपर चला जाएगा पावर क्या हो जाएगा, -2, यानी कि ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2, और इसके ऊपर पावर क्या है गाइस, सी है, तो ये सी आ गया गाइस, ठीक है। यहाँ से आगे आप देखें m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 0, t रेज़ टू पावर 1 इज़ इक्वल टू m रेज़ टू पावर a। अब यहाँ पर भी l है गाइज, यहाँ पर भी l है, बेस एक जैसे हैं तो इसका पावर क्या है, b, और इसका पावर क्या है गाइज, c है। बेस एक जैसे हैं तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा b प्लस c आ जाएगा गाइज, ठीक है। और इसी तरह इस t की ऊपर -2 है, और c इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2c हो जाएगा गाइज, ठीक है। अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा मैथमेटिकली कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ गाइज, ठीक है। अब देखें ये मैंने क्या लिखा हुआ है गाइज, ये मैंने लिखा है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू बराबर आता है 8 के बराबर, ठीक है गाइज। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, हाँ लिख सकता हूँ। यहाँ से आपको एक चीज़ मिलता है, और वो ये है गाइज कि बेस के बराबर है तो पावर के बराबर होगा। अब देखें गाइज, मैं अगर इस तरह लिखूँ 2 की पावर क्या, 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 के बराबर आता है, और इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करके लिखूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 के बराबर है, तो 2 के बराबर बेस के बराबर पावर के बराबर हो जाएगा। तो जब आप इस इक्वेशन में x की जगह 3 पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, यानी कि यहाँ से भी वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है कि जब बेस के बराबर हो तो पावर के बराबर होगा गाइस, ठीक है। तो आप देखें इस लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक बेस है m, उसका पावर है 0, और इसी तरह राइट हैंड साइड पे एक बेस है m और उसका पावर है a गाइस, ठीक है। तो इसी लॉजिक को यहाँ पर यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि बेस के बराबर है तो पावर के बराबर हो जाएगा, तो a की पावर ए हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0 गाइस, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर है l की पावर 0 इज इक्वल टू, और यहाँ पर है l की पावर b प्लस सी गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अगर l के बराबर है तो b प्लस सी बराबर होगा किस चीज़ की गाइस, 0 के। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गया गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है गाइस t की पावर 1, और यहाँ पर है t की पावर -2c, ठीक है। t के बराबर है तो 1 बराबर होगा -2c के, यानी कि बेस के बराबर है तो पावर के। और यहाँ से मैं अगर किस चीज़ की वैल्यू निकालूँ गाइस, यहाँ से मैं c की वैल्यू निकालूँ तो c हमारे पास आ जाएगा 1/2 -c, और दोनों अतराफ -1 से मल्टीप्लाई किया तो c इज इक्वल टू -1/2 आ गया गाइस, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइस, अब c की वैल्यू हमें मिल गई, a की वैल्यू हमें मिल गई, अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू मालूम करेंगे, और b कहाँ पर छुपा हुआ है गाइस, यहाँ पर छुपा हुआ है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ गाइस, ठीक है, और इसको 3 कहना पड़ेगा। अब इक्वेशन 3 में जो c की वैल्यू है इसको उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज करेगा ये जो b है ये तो हम नहीं जानते, ये प्लस अपनी जगह पर आ गया इक्वेशन 2 में, और c की जगह क्या पुट करेंगे, -1/2, और ये बराबर आता है गाइस किस चीज़ के, 0 के। अब आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस, और माइनस वाला इक्वेशन की दूसरी साइड पर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1/2 आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो अब हमें a और b और c की वैल्यू मिल गई। अब इन तीनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 को आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज करेगा t इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि क्या अपनी जगह पर m और उसकी पावर a, और a हमारे पास आया है गाइस 0, ठीक है। और फिर l, और l की पावर क्या है b, और b की पावर आया है
बी की वैल्यू आई है 1/2 और इस तरह फिर क्या है गाइज इसके साथ मल्टीप्लाई होता है जी और जी के ऊपर क्या है सी और सी मेरे पास आया है -1/2 गाइज। ठीक है, अब देखें गाइज t इज इक्वल टू के m रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है गाइज एनीथिंग हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर। इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आ जाएगा तो l की पावर 1/2 आ जाएगा। अब g यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है गाइज, मैं अगर इसको डिवाइड में लेकर आ जाऊँ तो g की पावर प्लस हो जाएगा गाइज। ठीक है, अब इसको यहाँ से आगे देखें t इज इक्वल टू के अपनी जगह पर आ गया l की पावर 1/2 और g की पावर क्या है 1/2, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ √l डिवाइड बाई √g गाइस। ठीक है, और इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो t इज़ इक्वल टू के √l/g, इस तरह मैं लिख सकता हूँ, दोनों के ऊपर रूट है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट है। अब देखें ये कितना खूबसूरत कंसेप्ट है डायमेंशनल एनालिसिस का कि हमें फार्मूला देता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक खामी भी है गाइस, यानी कि इसकी लिमिटेशन में ये बात है कि ये जो एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट आता है उसका हमें नहीं बता सकता। ये डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये हमें उस कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या नहीं कर सकता गाइस, नहीं दे सकता। लिहाजा इसको हम एक्सपेरिमेंटली या फिजिकली मालूम करते हैं गाइस। ठीक है, और टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसमें जो के आता है उसकी वैल्यू जब हमने एक्सपेरिमेंटली मालूम की तो वो वैल्यू आ गई थी गाइस 2π। ठीक है, ये 2π के की जगह मैंने लगाया और ये l/g गाइस। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है गाइस, तो ये हमने सिंपल पेंडुलम के लिए एक्सप्रेशन को क्या किया, डिराइव किया, कौन सा कंसेप्ट लगाया, डायमेंशन वाला कंसेप्ट लगाया, और इस अंदाज से जब हम डायमेंशन का कंसेप्ट लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस गाइस। ठीक है, और ये हमें किसी फिजिकल फिनोमेना का एक पॉसिबल फार्मूला दे देता है गाइस। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी खामी ये है कि जो एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट आता है उसके बारे में हमें नहीं बताता। और अब दूसरे एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं गाइस और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा गाइज, नेक्स्ट एग्जांपल तो ये है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर व्हेन इट मूव्स थ्रू अ सम मीडियम इफ फोर्स डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और इसके डायमेंशन गिवन है गाइज। ठीक है, देखें गाइज, आपको पता है कि जब आप गाड़ी में बैठे होते हो, शीशे से बाहर हाथ निकालते हो तो आपके ऊपर एक फोर्स लगता है, और इसी तरह का फोर्स कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है, हवा में मूव कर रहा है, पानी में मूव कर रहा है, गैस में मूव कर रहा है, जिधर भी मूव कर रहा है वो मीडियम उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, और फिजिक्स उस फोर्स को क्या कहते हैं गाइस, ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक स्फीयर है और वो किसी मीडियम में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रहा है गाइस वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, पहली बात। और वही फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। दूसरी बात हो गई, वही फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है मीडियम ऑफ द, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम गाइस। ठीक है, जिसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि आप क्या करें, इसके लिए पॉसिबल फार्मूला क्या करें, डिराइव करें डायमेंशनल एनालिसिस वाला कंसेप्ट को यूज़ करके गाइस। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ गाइस, एफ ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट नंबर रेडियस, सेकंड नंबर पे वेलोसिटी और थर्ड नंबर पे मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इस तरह। ठीक है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना होगा, उसको मैं क्या कहेंगे। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम अपनी जगह पर, आर अपनी जगह पर, वी अपनी जगह पर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इसके साथ साथ हमें नहीं पता कि कौन से पावर आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको ए कहेंगे। हमें नहीं पता कौन सी पावर वी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको बी कहेंगे। हमें नहीं पता कौन सी पावर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको सी कह देंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, बी और सी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी और आर की पावर ए और वी की पावर बी गाइस। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन अब आ गया। अब हमने क्या देखना है गाइस, हमने बोथ साइड, हमने फोर्स के डायमेंशन को पिछले लेक्चर में डिटेल से देखा था, और फोर्स के डायमेंशन यानी कि इसका यूनिट न्यूटन होता है, और न्यूटन हमारे पास क्या आया था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आता है गाइस। ठीक है, अब फोर्स के डायमेंशन यानी कि इसकी यूनिट के डायमेंशन वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होते हैं गाइस, केजी का डायमेंशन है कैपिटल एम, एम का डायमेंशन है कैपिटल एल, और एस का डायमेंशन है कैपिटल टी, और उसकी पावर क्या है -2 गाइस। ठीक है, तो ये फोर्स के डायमेंशन आ गए गाइस। ठीक है, तो इस फोर्स के डायमेंशन को उठाकर मैं इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर लूँ तो इक्वेशन ए जिसको मैंने कहा है वो इम्प्लाइज करेगा कि एम एल टी की पावर -2 ये आ जाएगा गाइस। ठीक है, इज इक्वल टू
ये कांस्टेंट को अब हम नहीं छेड़ेंगे और उसकी वजह मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बता दी गाइस, ठीक है। अब ये चीज़ है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और इसकी डायमेंशन हमें गिवन है, वो क्या है, m⁻1 है, l⁻1 है, t⁻⁻1 है और इसके ऊपर पावर क्या है गाइस, इसके ऊपर पावर है c, ठीक है गाइस। और इसी तरह r क्या होता है, लेंथ होता है और लेंथ का डायमेंशन कैपिटल A और इसकी पावर क्या है गाइस, a है गाइस, ठीक है। और इसी तरह v और v के डायमेंशन क्या होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है, l/t⁻⁻1 गाइस, ठीक है, यानी कि l इंटू t⁻⁻1 और इसकी पावर क्या है गाइस, b है, ये हमारे पास आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब ये हमारे पास है m और ये l, अब t⁻2 अपनी जगह पर इज इक्वल टू, अब देखें गाइस, m की पावर क्या है, c है, l की पावर क्या है, c है, t की पावर क्या है, -c है गाइस, ठीक है। ये पावर मैंने इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया, इनके पावर के साथ, ठीक है। l की पावर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और इधर l की पावर क्या आ जाएगा गाइस, l की पावर b आ जाएगा और t की पावर -b आ जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आई होगी गाइस। यहाँ से आगे देखें गाइस, ये देखें m l t की पावर -2 यानी कि फोर्स के डायमेंशन अपनी जगह पर इज इक्वल टू m, यहाँ पर है सिर्फ पावर c के साथ l l l, तो l की पावर क्या है गाइज, l की पावर है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस, तो इधर कोई भी नहीं है माइनस में, ठीक है। तो ये इसी तरह आएगा, l की पावर क्या आ जाएगा गाइज, l की पावर आ जाएगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b और प्लस c, ये आ जाएगा गाइज, ठीक है। और इसी तरह t की पावर क्या है गाइज, t की पावर है -b-c यानी कि -b और -c, बेस एक जैसे पावर क्या हो जाएंगे गाइज, ऐड हो जाएंगे गाइज, ठीक है। अब देखिए वही कंसेप्ट, बेस बेस के बराबर तो पावर पावर के बराबर होगा। यहाँ पर हमारे पास m की पावर 1 है गाइज, ठीक है, और यहाँ पर m की पावर क्या है, c, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई गाइज 1, ठीक है। अगर बेस बेस के बराबर तो पावर पावर के बराबर। अब यहाँ से आगे क्या है, l, और l के ऊपर क्या है 1, ठीक है, और इस साइड हमारे पास l के ऊपर क्या है, a प्लस b प्लस c, ठीक है गाइज। यानी कि अगर 1 l के बराबर है तो a प्लस b प्लस c बराबर होगा 1 के, और ये इम्प्लाइज करेगा a प्लस b प्लस c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ गाइज, और ये हमारे पास आ जाएगा किस चीज़ के गाइज, 1 के। अब 1 को 1 से मैं माइनस करूंगा तो a प्लस b हमारे पास आ जाएगा किस चीज़ की गाइज, 1 के बराबर। ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गया, यानी कि ये 1 अपनी जगह पर, ये 1 उस साइड शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया गाइज, माइनस हो गया गाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है गाइज, t की पावर माइनस क्या है, -2 इस साइड, और इधर t की पावर क्या है गाइज, इधर t की पावर है, t की पावर -b है और -c है गाइस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि -2 बराबर है -b -c के गाइस, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि -2 बराबर है माइनस, इधर से मैं कॉमन ले लेता हूँ b प्लस c के गाइस, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस, माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा और b प्लस c हमारे पास आ जाएगा 2 के। अब c की वैल्यू में अगर पुट करूँ कितना, 1, ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू बराबर है 2 के, तो यहाँ से ये इम्प्लाइज करेगा b इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर, 1 उस साइड शिफ्ट हो गया, -1 हो गया, तो b की वैल्यू हमें मिल गई गाइस 1 गाइस, ठीक है। ये हमारे पास b की वैल्यू, अब b की वैल्यू आई है तो b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, और ये थोड़ी सी गलत आ रही है, मैं देख देता हूँ इसको। देखिए गाइस मिस्टेक पकड़ लिया, यहाँ पर मैंने m के यानी कि इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन m⁻1 l⁻+1 पुट किया था, और वो डायमेंशन हमारे पास क्या है गाइस, m⁻1 l⁻−1 है गाइस, ठीक है, t⁻−1 ये अपनी जगह पर। तो जस्ट मैंने क्या किया, यानी कि इस l की जगह मैंने -1 लगा दिया गाइस, ठीक है। और ये c इस -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -c हो जाएगा गाइस, ठीक है। और यहाँ पर l की पावर क्या है गाइस, -c है, a है, b है, तो a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, तो इसको मैंने माइनस कर लिया गाइस, ठीक है, l की पावर, ठीक है, l की पावर। अब l की पावर यहाँ पर 1 है, l इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा गाइस, ठीक है, यानी कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 गाइस, ठीक है। तो इस तरह a प्लस बी और c की जगह ये प्लस नहीं है माइनस है, और c की जगह 1 पुट कर लिया, बराबर है 1 के। अब a प्लस बी अपनी जगह पर रह गया, -1 को इस साइड लेकर आया तो +1 हो जाएगा, 1 और 1 ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 2। बस यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक करेक्शन करना था, वो मैंने कर लिया गाइस, ठीक है। और इसी तरह ये b की वैल्यू हमारे पास ठीक आई हुई है, c की वैल्यू भी ठीक आई हुई है गाइस, ठीक है। तो अब इस b की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो a प्लस बी इम्प्लाइज करेगा इज इक्वल टू 2, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है गाइस, b की वैल्यू आई है 1,
ठीक है। तो ये वाला 2 अपनी जगह पर b को इस साइड भेज दिया, माइनस b हो गया और b की वैल्यू लगा ली, वो हो गया 1, b की वैल्यू 1 आई है। तो a इज इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा गाइज, 1 के बराबर आ जाएगा गाइज। अब हमें a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई और c की वैल्यू भी मिल गई। अब हम इक्वेशन नंबर a में हम इसको पुट कर लेंगे गाइज, ठीक है। और इक्वेशन नंबर a में क्या है, इक्वेशन नंबर a में तो f है और वो बराबर है k के, और आगे बराबर है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और उसके ऊपर पावर क्या है गाइज, उसकी पर पावर है गाइज, इसी मैं आपको बता देता हूँ, आप कहेंगे कहाँ से लिख रहा है, ठीक है। ये k और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर क्या है, c है, और c की पावर क्या आई है, c की वैल्यू आई है 1, ठीक है। और इसी तरह r है, r के ऊपर a है और a की वैल्यू आई है 1, ठीक है। और इस तरह v है और v के ऊपर क्या है, b है और b की वैल्यू आई है 1, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि f इज इक्वल टू कांस्टेंट और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर वी, यानी सबकी पावर क्या है 1। और अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि ये डायमेंशनल एनालिसिस हमें कांस्टेंट के बारे में नहीं कह सकता, तो f इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 पाई, और 6 पाई हम एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं गाइस, ठीक है। ये हमें वो नहीं, तो ये वो पॉसिबल फार्मूला आ गया ड्रैग फोर्स के लिए, जो वो मीडियम उस स्फीयर पे लगा रहा है, जिस मीडियम में स्फीयर मूव कर रहा है गाइस, ठीक है। इस थोड़ी सी मिस्टेक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की तरफ, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी गाइस, ठीक है। तो गाइज ये हम आ गए नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की तरफ, और ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है गाइज, द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन एक्सप्रेशन शुड बी कंसिडर एज करेक्ट वन इफ डायमेंशंस ऑन बोथ साइड ऑफ द एक्सप्रेशन आर इक्वल गाइज, ठीक है। ये कह रहा है कि चलो फिजिक्स का अंदाज ये है कि ये नेचर को स्टडी करता है इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, और उसके लिए ये फार्मूला डिराइव करता है, इक्वेशन डिराइव करता है। एक इक्वेशन उस वक्त ठीक होगा, एक इक्वेशन उस वक्त करेक्ट होगा जब बोथ साइड डायमेंशन क्या होंगे गाइज, उस इक्वेशन के करेक्ट होंगे गाइज, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है, इस प्रिंसिपल की ये कहना है, ठीक है। अच्छा, तो ये कह रहा है अगर ऐसा है तो आप प्रूफ करें कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और आल्सो ये भी प्रूफ करें कि ये इक्वेशन भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो आपको तो फोर्स का पता है गाइज, फोर्स न्यूटन में हम मेजर करते हैं, और न्यूटन जो है वो बराबर होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और इसके अगर मैं डायमेंशन लिखूँ तो मैं लिखूंगा कैपिटल M कैपिटल L t की पावर -2। ये लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन आ गए, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन। अब राइट हैंड साइड को मैं ले लूंगा गाइज, राइट हैंड साइड क्या है इक्वेशन नंबर 1 का, वो है गाइज mv² डिवाइड बाई r। ये m क्या है गाइज, ये तो मैस है, ठीक है, और मैस को हम kg में मेजर करते हैं। और ये v क्या है, ये तो लेंथ डिवाइड बाई क्या है गाइज, टाइम है, ठीक है। यानी कि ये मीटर डिवाइड बाई सेकंड है, और इसके ऊपर क्या है गाइज, एस स्क्वायर है तो स्क्वायर, और नीचे क्या है आर, और आर लेंथ है, और उसको हम मेजर करते हैं मीटर में गाइज, ठीक है। इसी तरह यहाँ से हमारे पास आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर हो जाएगा। ये यहाँ से कट जाएंगे, हमें मिल जाएगा kg, एक m चला गया, एक m रह गया, और s की पावर नीचे +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो हमें राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास बराबर था mv² डिवाइड बाई r के, उसके डायमेंशन आ गए गाइस kg, और kg के डायमेंशन में लिख सकता हूँ कैपिटल M कैपिटल L M के, और S के कैपिटल T के पावर -2। तो आप लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन को देखें और राइट हैंड साइड के डायमेंशन को देखें गाइस, तो आपको एक जैसे लग रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम आ रहा है, लिहाजा ये इक्वेशन क्या है गाइस, डायमेंशनली करेक्ट है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और भी बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं दूसरी इक्वेशन को देखता हूँ कि इसके ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड को आपको नजर आ रहा है गाइस, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है गाइस, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है फोर्स, और फोर्स के डायमेंशन अभी अभी हमने निकाल लिए हैं, वो है mLt की पावर -2 गाइस, ठीक है। और इस तरह अब मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ गाइस, ठीक है, इसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, और वो क्या है गाइस, mv² डिवाइड बाई r² गाइस, ठीक है। अब m क्या है, m तो मैस है, उसको हम kg में मेजर करते हैं। v क्या है, v है हमारे पास लेंथ डिवाइड बाई टाइम, यानी कि लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, और इसके ऊपर क्या है गाइस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और नीचे क्या है r² क्या है, लेंथ है, और लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि उसके ऊपर है स्क्वायर गाइस, ठीक है। यहाँ से हमें मिल जाएगा kg मीटर स्क्वायर, और s
की डिवाइड बाई एस की पावर 2 और ये m इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा kg और मीटर स्क्वायर के साथ ख़त्म हो गया, नीचे आ गया एस की पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो एस की पावर -2 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या होगा गाइस, हमें हमारे साथ kg बच गया है और उसकी डायमेंशन कैपिटल M लिख सकते हैं, s बच गया है उसकी डायमेंशन कैपिटल T एस की पावर -2। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, अच्छा मैं अगर यहाँ पर किस चीज़ को लिखना चाहूँ, L को लिखना चाहूँ, कैपिटल M L की पावर 0 में लिख सकता हूँ, T की पावर -2 लिख सकता हूँ गाइस, ठीक है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन को देखें, M L T की पावर -2, यहाँ पर M L रेस्ट की पावर 1 है गाइस, यहाँ पर 0, तो 0 तो 1 के बराबर नहीं हो सकता गाइस, ठीक है। इस कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर दिस इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन क्या है गाइस, ये डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा वो फिजिकली भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। इसको हम फिजिकली नहीं यूज़ कर सकते, ये बात तय हो गई यहाँ से। अच्छा ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो लाजमी नहीं है कि फिजिकली भी करेक्ट हो, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इस तरह होते हैं जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होते हैं वो फिजिकली भी करेक्ट होते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो फिजिकली भी करेक्ट हो। और उसको करेक्ट बनाने के लिए फिर हम कांस्टेंट लगाते हैं, जिस तरह कि हमने टाइम पीरियड में लगाया और डायरेक्ट फोर्स में लगाया गाइस, ठीक है। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ गाइस। अब इस इक्वेशन को देखते हैं गाइस कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अच्छा ये क्या है, इसको देखना चाहेंगे कि हम क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, E इज इक्वल टू mc², ठीक है। ये एनर्जी है, क्या है, एनर्जी को हम मेजर करते हैं। मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड को ले लूँगा इस, ठीक है, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को मैं अगर ले लूँ तो वो है ई को हम मेजर करते हैं जौल में, और जौल हमारे पास आता है न्यूटन मीटर से, और न्यूटन हमारे पास आता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला m अपनी जगह पर। इस कहने का मतलब ये हुआ कि जौल हमारे पास बराबर है kg, मीटर मल्टीप्लाई हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, s की पावर -2 आ गया गाइस, ठीक है। तो kg के डायमेंशन तो हम जानते हैं वो कैपिटल M है, m की डायमेंशन हम जानते हैं कैपिटल L है और इसके ऊपर स्क्वायर है, s की डायमेंशन हम जानते हैं वो कैपिटल T है और इसकी पावर क्या है -2 है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन आ गए गाइस, ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड के डायमेंशन को देखना चाहेंगे, और वो क्या है गाइस, राइट हैंड साइड है mc², और m क्या है गाइस, वो तो मैस है, उसको हम kg में मेजर करते हैं। अब ये क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड की बात आती है तो उसको हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं गाइस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मीटर डिवाइड बाय सेकंड, और इसके ऊपर क्या है गाइस, स्क्वायर गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा kg मीटर का स्क्वायर s की पावर -2। तो आपको पता लग रहा होगा गाइस कि kg का डायमेंशन हमारे पास कैपिटल M होता है, m का डायमेंशन कैपिटल L होता है, उसकी पावर 2 है तो पावर 2 आ जाएगा, और s की पावर क्या है -2, और s की डायमेंशन कैपिटल T, तो ये आ जाएगा, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के डायमेंशन आ गए गाइस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन आप देखें ml² t रेज़ टू पावर -2 ml² t, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन बराबर आ गए। कहने का मतलब ये हुआ गाइस कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है गाइस, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी, और वो ये गाइस कि ये जो हमने ये वाला काम किया है गाइस, ठीक है, यानी कि डायमेंशनल, यहाँ से हमें पॉसिबल फार्मूला मिल जाते हैं गाइस, ठीक है। तो क्या हर वो फार्मूला जो हमें डायमेंशनल एनालिसिस से मिल जाए वो करेक्ट होगा, तो आंसर है नहीं, वो करेक्ट नहीं भी हो सकता, ठीक है। किस तरह करेक्ट नहीं हो सकता, फिजिकली, किस तरह, फिजिकली। अब देखें ये इक्वेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ गाइस, ठीक है। T इज इक्वल टू √L/G। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को जो अभी हमने कर लिया, E इज इक्वल टू mc², इस डायमेंशन इस इक्वेशन के लिए आप डायमेंशन देखें दोनों साइड क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन तो करेक्ट है, लेकिन हम जानते हैं ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है। यानी कि आप टाइम पीरियड मालूम करें, जी की वैल्यू आपको पता है, आप उस सिंपल पेंडुलम के लिए लेंथ मालूम करेंगे जिस सिंपल पेंडुलम को आप देख रहे हैं अपने आंखों से, ठीक है। तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड मालूम हो जाएगा, उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करें, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑफ एयर को नेग्लेक्ट करेगा इस, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू आपके पास गलत आएगी। अगर आप इसके साथ 2π लगाएंगे और अब लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अब सही आएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हर वो इक्वेशन जो डायमेंशनल एनालिसिस से हमें मिल जाता है वो अगर डायमेंशनली करेक्ट हो तो लाजमी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगा। तो ये एक लिमिटेशन आ गई डायमेंशन एनालिसिस की। अब दूसरी लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। दूसरा लिमिटेशन ये है गाइस कि ये हमें कांस्टेंट के बारे में नहीं बता सकता, और तीसरा लिमिटेशन इसका ये है कि वो फार्मूला है जिसमें हमारे पास
एक टर्म से ज़्यादा टर्म्स आ रहे हो, जिस तरह हमारे पास है s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते और यही है डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन गाइस, ठीक है। इसी तरह वो फार्मूलाज जिसमें हमारे पास लॉग हो, ई हो यानी कि एक्सपोनेंशियल पावर, उसको भी हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।